पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को तीखे विरोध के बाद मणिपुर से संबंधित अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि मतई, कुकी, जो और नगा एक राज्य में तभी साथ रह सकते हैं जब उनके पास क्षेत्रीय स्वायत्तता हो। इस पोस्ट के बाद मणिपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने इसका विरोध किया। इबोबी ने कहा, जब हमने उनका पोस्ट देखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की। इस बात पर जोर दिया कि यह बयान चिदंबरम की निजी राय हो सकती है, लेकिन इससे राज्य में बहुत गलतफहमी पैदा हो सकती है। इससे पहले चिदंबरम ने मणिपुर के हालात के लिए बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को तुरंत हटाए जाने की मांग की। कहा कि 5000 जवानों को मणिपुर भेजना राज्य में संकट का समाधान नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में इस समय जो संकट है उसके मूल कारण चिदंबरम है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के समय नेताओं की अनदेखी के कारण हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चिदंबरम वर्तमान संकट का मूल कारण है। जब चिदंबरम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री थे और ओकराम इबोबी सिंह मणिपुर के सीएम थे, तो वे म्यांमार के एक नागरिक थांगलियानपाऊ गुइटे को लाए थे। वह जेमी रीयूनिफिकेशन आर्मी का अध्यक्ष था जो म्यांमार में प्रतिबंधित है। मणिपुर के सीएम ने कहा, चिदंबरम ने कभी भी पूर्वोत्तर के लोगों को परवाह नहीं की। राज्य में ये संकट म्यांमार से आए घुसपैठियों के कारण है। घुसपैठिए मणिपुर और पूर्वोत्तर के मूल निवासी पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में जो समस्या है उसकी जड़ कांग्रेस है। वे इससे इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मणिपुर के हालात पर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। उन्होंने राष्ट्रपति से यह सुनिश्चित करने के लिए उनसे हस्तक्षेप की मांग की, राज्य के लोग शांति से रह सकें। पत्र में खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र और मणिपुर के राज्य सरकारें पिछले 18 महीने के दौरान राज्य में शांति और समान स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश की चुनौती दी। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जस्टिस मनोज कुमार ओरी की बेंच ने याचिका पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई की और 20 नवंबर को भी सुनवाई करने का आदेश दिया। इस दौरान चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन चलाने की अनुमति मिले बिना ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक सेवक थे। ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की जरूरत है। इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चिदंबरम के कार्य पर आरोप है जो उनके आधिकारिक काम से जुड़ा हुआ नहीं था। इस पूरे मामले में अभियोजन चलाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में इस पूरे मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को अचानक बत्ती गुल हो गई। इस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिजली कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने काटी होगी। पात्रा ने ये भी आरोप लगाया कि बिजली चले जाने पर राहुल गांधी अडानी और दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे लगता है कि उनके पीछे बैठे लोगों ने ही बिजली काटी होगी। मुझे तो जयराम रमेश पर शक है। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी समूह और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। कुछ सेकंड बाद बिजली आई तो राहुल गांधी बोले कि पता नहीं कौन सा अडानी पावर है और मोदी पावर है, हालांकि सब एक हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिजली गुल हो जाने पर तंज कसा। संबित पात्रा ने कहा, बिजली चले जाने पर राहुल गांधी अडानी और दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनका ऑफिस है, उनकी ही बिजली है। मुझे लगता है कि उनके पीछे बैठे लोगों ने ही बिजली काटी होगी। मुझे तो जयराम रमेश पर ही शक है। सोचा होगा बहुत हो गया, अब काट दीजिए बिजली। राहुल गांधी तोते की तरह एक ही शब्द बोलते रहते हैं। उनके पास 3 शब्द है, अडानी, अंबानी और चोर। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनके शब्दों का प्रयोग होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये राहुल गांधी जैसे तोता एक ही विषय को बोलता रहता है, वैसे ही राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर वही बोलता रहता है। वो 3 शब्द हैं उनके पास, अडानी, अंबानी, चोर, यही वो बोलते रहते हैं।
मैंने तो अपने इतने वर्षों में राहुल जी के पता नहीं राहुल जी के पीसी का होता क्या है, वो एक ही सेंटेंस रहता है। ये आप लोग भी पूरा पूरा क्यों दिखाते हैं उनके पीसी को? बीच में तो बिजली चली गई थी और उसमें भी वो आरोप किसी पता नहीं अडानी और मोदी जी पे लगा रहे थे। अरे उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे तो लग रहा है कि उनके पीछे जो लोग बैठे होंगे, जयराम रमेश जी ने काट दिया हो कि बहुत हो गया, आप काट दीजिए बिजली का, बस हो गया इनका। मुझे तो वो जयराम रमेश जी के ऊपर ही शक है कि उन्होंने ही बिजली काटी होगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी के पास वही चंद नाम है, वही चंद तरीका है। उन्होंने उसी तरह से फिर भाजपा पर आरोप लगाया है। मुझे याद है राफेल को लेकर राहुल गांधी इसी तरह खड़े हुए थे। कोरोना के समय भी वह इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये राहुल गांधी का तरीका है भारत पर हमला करने का, और जो स्ट्रक्चर भारत को बचाता है उस पर हमला करने का। वहीं आपको बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बुरी तरह डरे हुए भी दिखे। दरअसल न्यूज 18 के पत्रकार नीरज कुमार द्वारा सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उन्हें ही भाजपा का एजेंट बता दिया। नीरज कुमार ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए 3 आरोपों पर राहुल गांधी से उनका पक्ष पूछा था। इसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी उन्हें ही भाजपा का एजेंट बताने लगे। किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता से किसी अन्य प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछना पत्रकारिता की एक आम प्रथा है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वे भाजपा के इशारे पर सवाल पूछ रहे थे। नीरज ने राहुल गांधी से कहा, ये एक पत्रकार का सवाल है, कांग्रेस के सवाल भी हम बीजेपी के सामने ऐसे ही रखते हैं। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, यह मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कुछ इधर भी रहे, कुछ उधर भी रहे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, दुविधा में दो गए। माया मिली ना राम, लालच में आकर पिता की विचारधारा से समझौता कर लिया। नतीजा ना गद्दी बची और ना ही सम्मान। आगे भी मुख्यमंत्री पद मिलने की उम्मीद नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन रही है और एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का मानना है कि झारखंड में जेएमएम सत्ता में लौट रही है। ये दोनों ही आकलन बाकी एग्जिट पोल से अलग हैं। ज्यादातर पोल दोनों जगह एनडीए को जिता रहे हैं, लेकिन लोकसभा 2024 के बाद इन ज्योतिषियों पर किसका भरोसा बचा? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने लगे हैं। ये शुरुआती आंकड़े शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके के संकेत दे रहे हैं। दरअसल पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अधिकांश एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाती नजर आ रही है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 79 से 101, शिवसेना 37 से 45 और एनसीपी 17 से 26 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 39 से 47, शिवसेना यूबीटी 21 से 29 और एनसीपी एसपी 35 से 43 सीटें जीत सकती है। साल 2019 में भाजपा और अविभाजित शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बाद में उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। महायुति में भारतीय जनता पार्टी का 152 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ था, जबकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें 101 कांग्रेस के खाते में आई थी। एक और जहां शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 से सीट पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी को 52 और एनसीपी एसपी को 87 सीटें मिलना तय हुआ था। अगर इन सारे एग्जिट पोल को मिलाकर इनका एवरेज निकाला जाए तो महाराष्ट्र में महायुति को कम से कम 139 और ज्यादा से ज्यादा 165 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 145 से ज्यादा है। पोल्स ऑफ पोल में महाविकास आघाड़ी को 114 से 132 के बीच सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया। फडणवीस ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसे मानता हूं कि जब बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत है, इससे बीजेपी महायुति को फायदा होगा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति जीत की ओर आगे बढ़ रही है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेवीसी के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली महागठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के लिए कुल 41 सीटों के लिए यह एग्जिट पोल जारी किया गया है।
इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। सोने की टॉयलेट का इस्तेमाल करके किस मुंह से खुद को आम आदमी कहते हैं केजरीवाल। कट्टर ईमानदार का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल असल में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2022 के बाद केजरीवाल के शीश महल पर कोई काम नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए के महंगे सामान कैसे आ गए। सोने की परत वाले कमोड और बेसिन जैसे सुपर लग्जरी सामान किसने दिए, और जब केजरीवाल को यह महल खाली करना पड़ा तो सोने की परत वाले कमोड और बेसिन को वो अपने साथ क्यों ले गए। क्या ये किसी बड़े भ्रष्टाचार का सबूत थे जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई। केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि इन्हें ये फायदा देने वाला कौन था और इसके बदले उन्हें क्या फायदे दिए गए। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि राजशाही तरीके से ऐशो आराम करने वाले केजरीवाल किस ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, बोले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बार फिर बीजेपी ने हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के घर में लगे गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन की तस्वीरें शेयर की। बीजेपी ने हमला बोलते हुए पूछा कि केजरीवाल के पास इतना पैसा कहां से आया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांगेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये दलाल का पैसा है। यह दिल्ली की जनता को धोखा देकर कमाया हुआ पैसा है जिसे आपने अपनी विलासिता पर खर्च किया। दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांग रही है। कल से बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर को घेरेगी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री आवास पर खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि केजरीवाल के शीश महल पर नया खुलासा। वहीं पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज बताते हैं कि अप्रैल 2022 के बाद वहां किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। तो फिर शीश महल में बाद में लगी बेशुमार सुविधाएं कहां से आ गई। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां लगी सोने की परत वाला कमोड और बेसिन है। केजरीवाल इसे शीश महल खाली करते समय साथ ले गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? केजरीवाल जवाब दो। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि केजरीवाल के शीश महल पर अप्रैल 2022 के बाद कोई काम नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए का महंगा सामान आखिरकार कैसे आ गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की अनेक हथकंडे अपनाती रही, लेकिन दिल्ली की जनता सच्चाई जानती है। दिल्ली वासी आप और उसके नेताओं पर लगाए गए झूठे आरोपों को समझ चुकी है। यही कारण है कि केजरीवाल मॉडल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अन्य पार्टियां इसे अपनाने का प्रयास कर रही हैं। आपका कहना है कि वर्षों तक अपने बंगलों विशेषाधिकारों से चिपके रहने वाले नेताओं के विपरीत अरविंद केजरीवाल ने सभी आवश्यक संवैधानिक मानदंडों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और आधिकारिक आवास खाली करके एक उदाहरण पेश किया। भाजपा ने आप सरकार के विरुद्ध कई जांच शुरू की। उन्होंने और अन्य आप नेताओं, दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायकों को निशाना बनाया। कई समितियां बनाई गई। झूठे आरोप में आप नेताओं को जेल में भी डाला है। इसके बावजूद आज तक कोई एजेंसी 1 रुपए का गलत काम उजागर नहीं कर सकी, क्योंकि आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के चतुर और चालाकी खिलाड़ी बन गए हैं। केजरीवाल के पास बेशक राजनीति में 10-12 साल का ही अनुभव है, लेकिन उनके हाल में कई फैसले बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अब ये क्या कर दिया। केजरीवाल एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों को दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में पानी पिलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस प्लान में उनके करीबी ही उनका खेला बिगाड़ते दिख रहे हैं। एक के बाद एक करीबी केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। केजरीवाल बेशक अपने फैसलों के जरिए राजनीति का चतुर चालाक खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में उनके सामने बीजेपी के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी और टीम है जिसके पास हर परिस्थिति के लिए अलग योजना और रणनीति पहले से ही तैयार हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने फैसले की वजह से चतुर और चालाक साबित होंगे या फिर बीजेपी के जाल में फंस जाएंगे। हाल के ही दिनों में अरविंद केजरीवाल ने 5 ऐसे फैसले लिए हैं जिसको बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। पहला, दिल्ली सरकार पुराने शराब कानून की जगह नई शराब नीति क्यों लेकर आई? अगर लाई तो फिर वापस क्यों ले गई? दूसरा, जब केजरीवाल सीएम रहते हुए जेल में 6 महीने रह सकते हैं तो जेल से बाहर आने के बाद सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? तीसरा, जब मंत्रिमंडल में कैलाश गहलोत नंबर 2 में थे तो फिर आतिशी को दिल्ली का सीएम क्यों बनाया? चौथा, बीते लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो विधानसभा में गठबंधन के साथ लड़ने से परहेज क्यों? आखिर
में पांचवा राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत ने शीश महल और भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों बनाया? बीजेपी दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाएगी कि आखिर केजरीवाल के सहयोगी क्यों उनका साथ छोड़ रहे हैं? बीजेपी अरविंद केजरीवाल के हर चाल पर नजर रख रही है। मेयर चुनाव के बाद दिया उनका भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीतती तो सिविक सेंटर से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो होता और पीएम मोदी पार्टी ऑफिस में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। ये बात तर्कसंगत नहीं लग रही है, क्योंकि पीएम मोदी उस समय विदेश में थे, तो फिर विदेश से बीजेपी ऑफिस कैसे आ जाते? आपसे इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने सीएम आवास से जुड़े विवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक कई मामलों का जिक्र किया। कैलाश गहलोत का दिल्ली देहात इलाके में अच्छी पकड़ है। शायद कैलाश गहलोत में जाने से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली देहात के एक और विधायक रघुविंदर शौकीन को मंत्री बनाया। दिल्ली देहात के जाट नेता रघुविंदर शौकीन को कैलाश गहलोत की जगह आतिशी कैबिनेट में शामिल करने का फैसला केजरीवाल की भविष्य की राजनीतिक का परिचायक है। केजरीवाल ने इस फैसले से बीजेपी पर दो निशाने साधे। पहला, दिल्ली देहात के एक जाट नेता को कैबिनेट में जगह दी जो गहलोत के जाने के बाद खाली हुई थी। दूसरे, उन्होंने बीजेपी और कैलाश गहलोत के संदेश दिया कि उनकी जगह लेने के लिए आम आदमी पार्टी में कई नेता मौजूद हैं और बाहर से भी लोग आ सकते हैं। रघुविंदर शौकीन 2 बार नांगलोई जाट से विधायक रह चुके हैं, साथ में 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। पेशे से वह सिविल इंजीनियर भी हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जाट की जगह जाट और दलित की जगह दलित की पॉलिटिक्स कर बीजेपी को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास भी अपने आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कई प्लान बनकर तैयार है।